मैम नहीं, क्लास क्लास तो है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जी नमस्कार। चलो, एक तो ओ वन। सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास आप ज्वाइन करते हो तो थोड़ा टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर हमारा केवल ज्वाइनिंग में टाइम निकल जाएगा। अब मैं बिगिन करता हूं। तो हमारा जो कोर्स का नाम है कुंडली एनालिसिस। और कुंडली एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं और ऑलरेडी जो हमारा डिस्कशन हुआ है कि आप सभी लोगों को बेसिक चीजें सभी एस्ट्रोलॉजी की मालूम है। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली हम कुंडली को एनालिसिस के लिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब ड्यूरिंग दैट टाइम अलग अलग क्राइटेरिया आएंगे, दशाएं आएंगी, आपका ट्रांजिट आएगा या कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगे। आप लोग जो भी कहेंगे मुझे कि इस चीज पर और बात करें तो उस पर हम और बात करेंगे। 2 4 5 10 20 जितनी भी क्लास लगेंगी। जैसे काफी लोगों ने कहा है कि दशाओं पर हम बात करें, तो दशाओं पर हम बात करेंगे, लघु पाराशरी की भी बात करेंगे, और कंप्लीट दशाओं को किस तरीके से अप्लाई करें वो भी ड्यूरिंग दिस कोर्स बात करेंगे। बेसिकली मेरा इस कोर्स का फॉर्मेट केवल 6 क्लासेस का है, और उसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम कुंडली एनालिसिस को किस तरीके से अप्रोच करें। हैंड रेज की आवाज की कोई बड़ा इशू नहीं हो तो आप काइंडली मेरे को सुनते रहें, क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड में मैं सबको अपॉर्चुनिटीज दूंगा अपने क्वेश्चंस पूछने की। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम एंड में लेंगे। क्लास कितनी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियली मैं बता रहा था कि हमें यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। तो आपको सारी चीजें आती हैं, ज्यादातर लोगों को आचार्य बैठे हुए हैं यहाँ पर सभी, तो सब विद्वान हैं, तो मुझे बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। मगर जो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो सबसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें सब कुछ मालूम होता है, मगर एक कुंडली आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से अप्रोच करें, उसमें हम क्या देखें और किस तरीके से देखें, वहां पर हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें देखना शुरू कर देते हैं एक बार नहीं, बहुत सारी चीजें एक साथ देखना शुरू कर देते हैं, और कंक्लूजन पे निकलना हमारे लिए पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है। जो नए लोग अभी आचार्य करके आए होंगे वो एक ही कुंडली पर जैमनी लगाएंगे, उसी पर वर्षफल लगाएंगे, उसी पर षटबल लगाएंगे, उसी के वो डिविजनल चार्ट को देख लेंगे, डिविजन चार्ट में भी वो सारा कुछ लगा लेंगे। अब लगा तो लेंगे, मगर उस लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो केवल ये है यहाँ पर कि आपको उस रास्ते तक रास्ता दिखा देना है कि हम किसी भी कंक्लूजन पर किस तरीके से पहुंचेंगे किसी भी कुंडली को एनालिसिस करके। तो आज की क्लास में मैं आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कुछ तो मैं नॉर्मल बातें ही कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, बाद में एक के मैं आपको पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपने देखा होगा कुंडली में हम योग देखते हैं, ये राजयोग बन रहा है, वो राजयोग बन रहा है, या गज केसरी योग बन रहा है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि नाम गज केसरी हो गया, खुश हो गए मेरी कुंडली में गज केसरी योग है। पंच महापुरुष राजयोग है। राजयोग 5% से ज्यादा केसेस में फल नहीं देते, आपको ये मैं बता देता हूँ। इसलिए हम कुंडली में राजयोग देखकर खुश ना हो, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस राजयोग के फल देखने कैसे होते हैं। और वो आपको शायद कहीं पे भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी कुंडली के अंदर आपके राजयोग या किसी भी तरीके के योग हैं तो उनसे हम कैसे कंक्लूड करेंगे। ओनली आपने राजयोग देखे और आप सोच लें कि हम ये तो पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और इसकी तो दशा चल रही है और अब तो मेरे को बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, और बाद में आप कहते हो कि मेरी काइंडली म्यूट करेंगे प्लीज, जिसका भी। हाँ, काइंडली एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। आपका यूजफुल टाइम है सबका, मेरा सबसे कम यूजफुल है, आपका ज़्यादा यूजफुल है। तो आप ये ध्यान रखें कि माइक्रोफोन को ऑफ करें, आपको जो इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी उसमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो मैंने जैसे बताया कि हम राजयोग वगैरह जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कुंडली में सरसरी नजर से हमें दिख गया बस ये राजयोग बना रहा है, और इसके बाद हम भूल जाते हैं कि वो प्लेनेट की कैसी स्थिति है, वो राजयोग के फल देने की स्थिति में है या नहीं है। तो मैं कुछ एक डिस्कशन यहाँ पे करूंगा, स्टार्टिंग में मैं वैसे ही नॉर्मल कुछ बातें करूंगा और वो सबको आपको पता है पहले से, फिर भी मैं यहाँ पर बातें करूंगा। तो देखिए कुंडली में यहाँ पर एक शेयर करूंगा अभी प्रेजेंटेशन, और उसी पर हमारा सारी क्लास चलेगी आगे की, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं मेरे किसी ग्रुप में उन्हें तो मालूम ही हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर, अभी बनाया है ये। तो हमें क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है कुंडली को एनालिसिस करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको पता है, स्टिल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। सबसे पहले हमें क्या होता है कि सभी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन, सर काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, सब म्यूट रखें, कोई भी ऑन करे ही ना उसको, मैं आपको कहूंगा तब ऑन करना, उससे पहले कोई भी ना करे। तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए, आप सबको मालूम है और नहीं मालूम है तो आप इन पे फोकस करें और इन्हें देख लें, और बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सारी छोटी चीजों से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला हमें सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स पता होने चाहिए सारे के सारे, कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स के कौन कौन से सिग्निफिकेशंस होते हैं, वो किस किस चीज के रिजल्ट देता है, आपको उसके टोटलिटी में रिजल्ट पता होने चाहिए यदि कुंडली को प्रॉपरली हम एनालिसिस करना चाहते हैं। छोटे से छोटा सिग्निफिकेशन, एक हर एक प्लैनेट के 15 से 20 सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइन, राशियों के गुण। अब राशियों के गुण मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग उन्हें बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आपको सबको राशियों के गुण, जिसके मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, जो न्यू ज्वाइनीज हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी की सभी 12 राशियों के पूरे गुण आपको पता होने चाहिए कि ये चर है या ये स्थिर राशि है या ये आपकी फिक्स टाइप की राशि है, किस तरीके की राशि है। साथ ही साथ आपको वो राशि में आपका दूसरे उसके जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे एरी साइन है तो वो चर राशि के साथ साथ मेष राशि है तो मेष राशि के क्या करेक्टर होंगे, तो हम उसका भी यहां पर इंक्लूजन करेंगे। तीसरा है सिग्निफिकेशंस ऑफ भाव, अलग अलग भावों के सिग्निफिकेशंस हमें पता होने चाहिए कि कौन से भाव से हम कौन से रिजल्ट देखते हैं, ये आप सबको मालूम है, स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूं। चौथा, नेचर ऑफ प्लैनेट्स। अब नेचर ऑफ प्लैनेट में ये छोटी सी बात है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, आपको केवल नैसर्गिक या नेचुरल नेचर नहीं देखनी है, आपको उसकी फंक्शनल नेचर भी देखनी आना चाहिए। हम दोनों का यूज करेंगे, कहीं पे भी मैं प्योरली नेचुरल या नैसर्गिक को भी नहीं लूंगा और प्योरली फंक्शनल को भी नहीं लूंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई हम करेंगे। तो आपको नेचर ऑफ प्लैनेट्स अच्छे से देखना आना चाहिए कि ये नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल मेलिफिक है, या फंक्शनल मेलिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ भावा। अब भावों के भी नेचर हमें पता है कि जैसे हम त्रिकोण के भाव को शुभ भाव बोलते हैं, 1, 5, 9 ट्राइन, इसी तरीके से केंद्र भावों को न्यूट्रल बोलते हैं, उसमें 4, 7, 10 न्यूट्रल होते हैं। और ऐसे ही हम त्रिषाढ़ 3, 6, 11 को हम एक तरीके से अशुभ भाव बोलते हैं, 6, 8, 12 को दुस्थान बोलते हैं। तो ये उनकी नेचर होगी कि 6, 8, 12 भाव आपके खराब हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। छठे पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है जो हम प्रेडिक्शन में यूज करेंगे, ये मैं अभी आपको इनग्रेडिएंट्स बता रहा हूं, केवल प्रेडिक्शन कैसे करना है वहां पर हम बाद में पहुंचेंगे। इनग्रेडिएंट है मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट, मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट। माइक्रोफोन में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आप ऑफ रखें, इसको ऑन कर ही क्यों रहे हैं, आपको भी नहीं समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, माइक्रोफोन आप कंप्लीटली ऑफ रखें। तो नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा मैं इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। कंजंक्शन को जनरली क्या करते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा आप सब लोग ऐसा करते हैं, जनरली वर्ड में बोल रहा हूं तो कोई भी बुरा ना माने, ये ना सोचे कि मैं आपको कम आंक के बोल रहा हूं, आप में से बहुत लोगों को मुझसे भी बहुत ज्यादा आता है, पर जनरली वर्ड मैंने देखा है कि वो एक भाव के अंदर 2 ग्रह दिख गए और वो कह देंगे कंजंक्शन है, मगर कंजंक्शन केवल एक भाव में होने से नहीं होता। कंजंक्शन तभी माना जाता है जब 2 प्लैनेट्स की डिग्री में बहुत कम डिफरेंस हो, और ठीक ठाक कंजंक्शन होता है 5 डिग्री के आसपास हो दोनों,
और 5 डिग्री से यदि ज़्यादा दोनों के बीच में सेपरेशन है तो वो मॉडरेट कंजंक्शन हो जाता है, और 15 डिग्री का डिफरेंस है तो वो कंजंक्शन होता ही नहीं है, आप ऐसा मानकर चलें। तो मीनिंग ऑफ कंजंक्शन में आप इस पॉइंट को नोट कर लें, ये ध्यान रखें। मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं कि कंजंक्शन का मतलब, हम कंजंक्शन पढ़ने वाले नहीं है, पर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको सभी पॉइंट पर फोकस डाल रहा हूं कि कंजंक्शन जब भी आप कुंडली में देखते हैं तो कंजंक्शन का मतलब एक भाव में होना नहीं होता। कंजंक्शन का मतलब होता है दो ग्रहों का बहुत क्लोज होना। अब क्लोज कितना होना, जितना ज्यादा क्लोज है वो उतने ही ज्यादा कंजक्टेड मानेंगे। 1 डिग्री से मगर ज्यादा होना चाहिए क्लोजनेस। 1 डिग्री से 5 डिग्री तक है तो बेस्ट है, 1 डिग्री टू 2 डिग्री है तो उसमें सबसे अच्छा है। फर्दर एस्पेक्ट, अब दृष्टि का भी मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं यहां पर। दृष्टि क्या होती है, ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, उठाएंगे कि भाई शनि 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, शनि 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, शनि 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुने और माइंड में रखें, लिखना चाहें लिख सकते हैं। दृष्टि केवल भाव पर डालने से दृष्टि नहीं होती। दृष्टि तभी कामयाब होती है, तभी इफेक्टिव होती है जब कोई भी ग्रह भाव मध्य के जितना क्लोज होगा। भाव मध्य क्या होता है, लग्न की डिग्री मान लीजिए। सपोज किसी कुंडली में लग्न की डिग्री 15 डिग्री है। अब आपका कोई भी प्लेनेट शनि 15 डिग्री के आसपास है, अब वो किसी भी भाव पर दृष्टि डालेगा तो वो सबसे इफेक्टिव दृष्टि होगी, क्रूर दृष्टि होगी। मतलब लग्न की डिग्री के क्लोज जब मेलिफिक प्लेनेट होते हैं, अशुभ ग्रह लग्न की डिग्री के जितना क्लोज है, वहां से जब वो किसी को भी देखेंगे तो वो पूर्ण दृष्टि होगी, पूरी तरीके से उसका असर पड़ेगा। ये मैं मेलिफिक या अशुभ ग्रहों की बात कर रहा हूं। अब अशुभ ग्रहों के किस में, सब लग्न की डिग्री 10 है, 10 डिग्री की लग्न है, शनि 10 डिग्री पर है या 12 पर है, 15 पर है, और वो किसी भी भाव या प्लेनेट पर दृष्टि डाल रहा है तो वो पूरी दृष्टि मानी जाएगी। मतलब लग्न की डिग्री के आसपास 2, 4, 5 डिग्री या ज्यादा, जितना क्लोज होगा लग्न की डिग्री पे उतनी ही दृष्टि उसकी प्रबल या स्ट्रोंग मानी जाएगी। लग्न की डिग्री से जितना वो दूर होता जाएगा, सपोज लग्न की डिग्री 10 डिग्री है और शनि आपकी कुंडली में 25 डिग्री पर बैठा है, 25 डिग्री पर, उसकी सभी दृष्टि इनइफेक्टिव होंगी। हम उसे दृष्टि मानेंगे, मगर ज्यादातर लोग उसको पूरा दृष्टि मानते हैं कि ये इसे एस्पेक्ट कर रहा है डिग्री देखे बगैर। कभी भी आपको दृष्टि नहीं देखनी है, जब भी आप दृष्टि देखो डिग्रियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अशुभ ग्रहों की दृष्टि तभी इफेक्टिव होती है जब अशुभ ग्रह आपकी भाव मध्य बोलते हैं उसको, लग्न की डिग्री को, उसके जितना क्लोज होंगे उतनी ही उनकी दृष्टि प्रबल होगी, स्ट्रांग होगी, और वो लग्न की डिग्री से यदि 15 डिग्री दूर चले गए तो उनकी दृष्टि का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने कंजंक्शन में बताया। मगर यह नियम शुभ ग्रहों पर लागू नहीं होता। शुभ ग्रहों की दृष्टि चाहे वो लग्न की डिग्री से कितनी भी दूर हो, वो शुभ ग्रहों की दृष्टि पूरी इफेक्टिव मानी जाएगी। इसकी डिटेलिंग में मैं अब नहीं बता रहा हूं क्यों ऐसा माना जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो कि हम प्रेडिक्शन में यूज करने वाले हैं। तो प्रेडिक्शन में मैंने कंजंक्शन का कंसेप्ट बदला है, बहुत लोगों का बदला होगा, बहुत लोगों को पता होगा मगर यूज नहीं करते होंगे। ऐसे ही एस्पेक्ट का कंसेप्ट भी मैंने बदलने की कोशिश की है। आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी, कुछ को नहीं होगी, और कुछ को पता होगी मगर वो इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप कंजंक्शन और एस्पेक्ट जब भी देखें तो आप डिग्रियों को देखे बगैर कंजंक्शन और एस्पेक्ट के बेसिस पर कुछ कंक्लूड ना करें। आप जिसे कंजंक्शन समझ रहे हैं वो नो कंजंक्शन हो सकता है, जिसे आप दृष्टि समझ रहे हैं वो जीरो दृष्टि हो सकती है। दृष्टियों में आपको अशुभ ग्रहों की दृष्टि का ध्यान रखना है। अशुभ ग्रह होते हैं आपके शनि, मंगल, और आप सूर्य की तो एक ही दृष्टि होती है तो बहुत कोई असर नहीं पड़ता, और वो वैसे भी क्रूर है। और नेक्स्ट आपको प्लेसमेंट का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। प्लेसमेंट का मतलब कोई भी ग्रह कौन से भाव के अंदर जाकर बैठ गया, वो प्लेसमेंट का मतलब है। तो प्लेसमेंट में जनरली क्या होता है, देखिए किसी भी भाव के अंदर उसकी डिग्रीज होती हैं प्लेसमेंट में, तो वो आपका बिल्कुल 29-30 डिग्री पर जाकर बैठ गया है, वो प्लेसमेंट से मतलब है। तो चलित कुंडली में जाकर देखेंगे तो कई बार उसका भाव भी बदल जाता है। तो भाव बदल जाता है तो उसकी दशाओं में उसके रिजल्ट बदल जाते हैं, उस पर मैं लेटर ऑन बात करूंगा। तो ये पॉइंट नंबर 6 पर मैंने थोड़ा आपका टाइम लिया।
अब मैं पॉइंट नंबर 7 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तरीके से क्या रिक्वायरमेंट है हमें कुंडली को एनालिसिस करने के लिए। तो मैं हल्का हल्का आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ रेट्रोगेशन। अब ये जो एस्ट्रोलॉजी का सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड अनक्लियर्ड एरिया है रेट्रोगेशन। जितने मुंह उतनी बातें। कोई उसको कहेगा ये प्रबल हो जाता है, कोई कहेगा कुछ हो जाता है, मगर मैं यहां पर रेट्रोगेशन के बारे में अब इतना ही बोलूंगा कि जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होते हैं उनके रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बस एक सेंटेंस में बोलूंगा यहां पर, उनके रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में डिफिकल्टी आती है। दे आर अनप्रेडिक्टेबल। अच्छे बुरे दोनों ही तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अब रेट्रोग्रेड प्लेनेट की मैं दशाओं में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होंगे। तो यहां पर आप केवल एक ही सेंटेंस मेरा याद रख के चलें कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट के रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होंगे। एक कंबशन का हमें आइडिया होना चाहिए। तो जब प्लेनेट कंबस्ट हो जाते हैं तो वो अपने सिग्निफिकेशंस, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशंस लूज कर देते हैं। तो कंबस्ट प्लेनेट अपने पूरे सिग्निफिकेशन लूज नहीं करते, हम उसको बिल्कुल मृत मान लेते हैं। कंबस्ट मृत नहीं होता। कंबस्ट में क्या होता है कि वो जो कॉमन सिग्निफिकेशंस होते हैं उन्हें लूज कर देता है। सूर्य के साथ जो भी सिग्निफिकेशंस मैच कर रहे हैं वो सूर्य उन पर प्रीडोमिनेंट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसे नहीं देने देगा। ऐसा मान के चलिए। देखिए मैं कंबशन का आपको थोड़ा डिफरेंट मीनिंग मान रहा हूं, बता रहा हूं, और आप में से जो भी लोग मेरी बात से एग्री नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कंसेप्ट रख सकते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको वो समझ में आती है तो आप यूज करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यों आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है। हो सकता है मुझे कुछ कम आता हो, पर मैं अपना पॉइंट यहां पर रख रहा हूं कि कंबशन में हम क्या मान के चलते हैं कि ये कंबस्ट हो गया तो ये खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। कंबशन में क्या होता है कि बहुत सारे सिग्निफिकेशंस प्लैनेट्स के कॉमन होते हैं। दो प्लैनेट के एक जैसे सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो सूर्य जब किसी भी प्लैनेट को जब कंबस्ट करता है तो उसके जो कॉमन सिग्निफिकेशंस को खत्म कर देता है, उसको वो फल नहीं दे सकता, वो फल केवल सूर्य ही देगा। आप ऐसा मानकर चलिए कि दो लोग हैं, एक कमजोर है, एक स्ट्रांग है, और दोनों के पास एक ही काम को करने की अपॉर्चुनिटी है। तो जो स्ट्रांग वाला है वो कमजोर को उस काम को नहीं करने देगा, खुद ही करेगा। तो जब भी किसी भी प्लेनेट कोई कंबस्ट होता है तो उसके जो कॉमन सिग्निफिकेशंस हैं सूर्य के साथ, कॉमन सिग्निफिकेशंस को वो सूर्य उसको नहीं करने देगा। उस प्लेनेट के उन सिग्निफिकेशंस का हानि होगी, लॉस होगा, उसको बिल्कुल आप मृत या डेड कंसीडर करके नहीं चलोगे। डेड और कंबशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको जो साइंटिफिक मीनिंग जो मुझे समझ में आता है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बल्ब जल रहा है, उसके बगल में एक छोटा बल्ब जल रहा है, तो बड़े बल्ब की रोशनी के सामने छोटे बल्ब की रोशनी नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरीके से उसका एक्चुअली असर, उसके रेडिएशंस अर्थ तक वो आने नहीं देता सूर्य। एक्चुअली रेडिएशंस आते हैं हर एक ग्रह से जो हमारी बॉडी पर गिरते हैं, और वो रेडिएशंस हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो विजिबल हो रेडिएशंस, लाइक आपके जो भी ल्यूमिनरीज हैं दोनों, सूर्य और चंद्रमा के रेडिएशंस विजिबल होते हैं, इवन वीनस के भी रेडिएशंस विजिबल होते हैं, मगर बाकी के रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं। जब भी सूर्य के पास कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो उसके रेडिएशंस को एक तरीके से इनइफेक्टिव बना देता है। वो अपने रेडिएशन, सूर्य के रेडिएशन प्रीडोमिनेंटली हमारे ऊपर आकर गिरते हैं। तो उसको हम साइंटिफिक वे में कंबस्ट इस तरीके से समझ सकते हैं। कंबशन का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह कोई कंबस्ट हो जाता है, उसके पास में एक डोमिनेंट रेडिएशंस का एक वो बन जाता है, तो वो उसी के रेडिएशंस हमारी बॉडी पर इफेक्टिव होते हैं, उस ग्रह के रेडिएशंस इफेक्टिव नहीं होते। तो वो ग्रह अपने कॉमन कार्यकर्ताओं के फल देने में कैपेबल नहीं होता। तीसरा हम इसमें एक कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेनेटरी वॉर, जिसको बोलते हैं ग्रह युद्ध। तो ग्रह युद्ध भी आपको देखना जरूरी है। कंबशन में मैंने कहा कि 1 डिग्री से ज्यादा देखना होता है। यदि 1 डिग्री से कम पर यदि दो प्लेनेट हो जाएं तो उन दोनों के बीच में, इसको हम प्लेनेटरी वॉर बोलते हैं, ग्रह युद्ध छिड़ जाता है दोनों के बीच में। प्लेनेटरी वॉर में आपको दोनों प्लेनेट जब भी कंजक्टेड हो तो उनकी डिग्रीज पर हमेशा ध्यान देना है। दोनों की डिग्रियों में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है। जैसे सपोज गुरु 15 डिग्री पर है और शुक्र 15.5 पे या 16 डिग्री तक है, तो ऐसे केस में जिस भी प्लेनेट की डिग्री कम होती है उसे हम विक्टोरियस मानते हैं। और जो प्लेनेट उसमें ग्रह युद्ध में हार जाता है वो अपनी पूरी ताकत
छोड़ देता है, अपनी बेइज्जती मानकर चलता है, इंसल्ट मानकर चलता है, इसलिए वो फल देने में आनाकानी करता है, किसी के सामने नहीं आना चाहता। वो फल देने के लिए सामने आना पड़ेगा, वो उसको लगता है मेरी पूरी महफिल के अंदर बेइज्जती हो रही है। अब महफिल में जिस पर्सन की बेइज्जती हो रही होगी वो सामने आएगा नहीं, तो वो लुके छुपे एक जगह पर छुपकर थोड़े बहुत फल देने की कोशिश करेगा। तो प्लेनेटरी वॉर के अंदर जो भी प्लेनेट होता है, तो आप ये मानकर चलें उसको भी आपने जरूर देखना है। फिर हम क्या करेंगे कि कुछ नेगेटिव चीजें देखेंगे। अभी आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या देखते हैं, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, उस योग कारक भी है और उसकी दशाएं आ गई। अब हम बस खुश हो गए कि उच्च के ग्रह की दशाएं आ गई हैं। हमेशा जब भी किसी भी प्लेनेट की दशाएं हों, ये 4 चीजें आप जरूर देखिए। वैसे तो 10 चीजें हैं, मगर मैंने ये मेन 4 बातें निकाली हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। 64th नवांश लॉर्ड, 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड, 85th द्वादशांश लॉर्ड और सर्प दृष्टिकोण में यदि कोई भी ग्रह होते हैं, इन चारों केसेस में यदि वो ग्रह होते हैं, हल्का हल्का मैंने सभी पॉइंट का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इनका भी मैं दूंगा। 64th नवांश का जो भी लॉर्ड होता है वो उसके दशाओं में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। 64th नवांश जो देखा जाता है उसके 2 तरीके होते हैं, लग्न से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं। हम जो देखेंगे आपकी नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा से चौथे भाव को 64th नवांश बोलते हैं। अब चंद्रमा देख लीजिए आपकी नवांश कुंडली में, और उसके चौथे भाव के अंदर जो भी राशि होगी उसके स्वामी को 64th नवांश लॉर्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम 64th नवांश का पता कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है 22nd दृष्टिकोण। तो 22nd दृष्टिकोण D3 चार्ट को दृष्टिकोण चार्ट बोलते हैं। तो D3 चार्ट में जो 8वें भाव का स्वामी होता है उसको 22nd दृष्टिकोण बोला जाता है। आपके D1 चार्ट से भी आप देखकर पता कर सकते हो। D1 चार्ट में यदि आपकी लग्न की डिग्री 0 से 9 डिग्री है, 0 से लग्न की डिग्री 0 से 10 डिग्री है, तो आपका 8th लॉर्ड 22nd दृष्टिकोण का लॉर्ड हो जाएगा। यदि लग्न की डिग्री 10 से 20 डिग्री है तो 12th लॉर्ड 22nd दृष्टिकोण का लॉर्ड हो जाएगा। यदि लग्न की डिग्री 20 से 30 डिग्री है तो आपके लग्न चार्ट का 4th लॉर्ड 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड हो जाएगा। पर उसकी जरूरत नहीं है, आप D3 चार्ट पिक करिए, उसमें 8वें भाव का जो भी स्वामी है वो 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड होता है। ऐसे ही आता है 85th द्वादशांश। तो D12 चार्ट में 8th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्प दृष्टिकोण। इसकी दशाएं अच्छी नहीं जाती। सर्प दृष्टिकोण में जो भी प्लेनेट होता है वो उच्च का हो चाहे कैसा भी हो, उसकी दशाओं में आपको मेंटल ट्रबल्स बहुत हाई लेवल पर आती हैं। सर्प दृष्टिकोण होता है आपका, ये सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर साइन का 2nd और 3rd दृष्टिकोण, मतलब 10 से 30 डिग्री वाटरी साइन के अंदर। इसके बाद दूसरा साइन आता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, उसमें आपका 0 से 20 डिग्री तक यदि कोई भी प्लेनेट है। और फिर मीन राशि में 20 से 30 डिग्री, फिर से रिपीट कर देता हूं, कर्क राशि में 10 से 30 सर्प दृष्टिकोण होता है। फिर आपका वृश्चिक राशि में 0 से 20 सर्प दृष्टिकोण होता है, और मीन राशि में 20 से 30 सर्प दृष्टिकोण में होता है। इन चीजों का भी आपको कुंडली को जब भी आप एनालाइज कर रहे हो, इनको आपने सरसरी नजर से सारी चीजें पहले देख लेनी है। फिर हम इसमें डिविजनल चार्ट की बात मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या देखना है, और डिफरेंट दशा सिस्टमों में हमें क्या देखना है। मेनली जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूं वो हम बात करेंगे विंशोत्तरी दशा, और आप लोग कहेंगे तो फिर हम जैमिनी दशा पे भी बात करेंगे, मगर मेनली हम विंशोत्तरी दशा पर बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक रिक्वायरमेंट आज की क्लास में आपको बताई है कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज की क्लास हमारी जनरल डिस्कशन में भी निकल जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास से टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अब आप कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं तो फ्यू मैं वैसे ही बातें बता रहा हूँ, दीज आर कॉमन थिंग्स जो आपको पता है, आप फॉलो करना चाहें करें, नहीं करना चाहें तो भी आपकी चॉइस है। पर ऐसा जो मेरा बिलीव है या जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से और आप लोगों के सब सहयोग से, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप जब प्रेडिक्शन दे रहे हैं
तो आपको ये, क्योंकि ये एक वैदिक गॉड गिफ्टेड वो है शिक्षा, इसमें ईश्वर की यदि आपके ऊपर कृपा नहीं है तो आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल जा ही नहीं सकता, एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगा। तो सबसे पहला यह है कि आप जब भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी कुंडली देखते हैं, तो भगवान का सिमरन जरूर करें, उसे याद करें, और तभी आपकी प्रेडिक्शन जाने वाली है। सो बिलीव इन द गॉड, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, जब भी प्रेडिक्शन करेंगे तो क्या होता है कि अब जैसे मेरे पास ऑनलाइन बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, तो आप कभी भी बगैर किसी पर्सन के बारे में पूरी बात जाने हुए, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर, उसकी शिक्षा, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स का प्रोफेशन जाने बगैर कोई भी चीज प्रेडिक्ट करने की गलती ना करें। आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हम कोई नहीं ब्रह्मा है, ना कोई नारद है, हम कि हमें किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी और हमने कुंडली बना ली और उसके बेस पर हम उसकी सारी कहानी बताना शुरू कर देंगे, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप जब भी किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके किसी भी इवेंट के बारे में, एग्जाम्पल के लिए कोई मेरे पास आ गया या आपके पास आ गया कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है मैरिड लाइफ में, आप उससे पूरा बैकग्राउंड पूछिए कि आपका डिस्प्यूट है तो उसकी वजह क्या है, मैरिज किन हालात में हुई थी, घर में बच्चे हैं नहीं हैं। अब उसके बेसिस पर फिर आप थोड़ा आइडिया लगाकर एनालिसिस करेंगे। ब्लाइंडली एनालिसिस नहीं करना है, कभी भी ये ध्यान रखना, नहीं तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत जाएगी। तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, नेवर एनालाइज ए ब्लाइंड कुंडली टू इंप्रेस अदर्स। जब हम ब्लाइंडली एनालाइज करते हैं, अपने आप में हमारे अंदर एक घमंड सा आ जाता है कि हमें बहुत आ गया है, तब समझ लीजिए कि आपकी प्रेडिक्शन 100% गलत जाएगी। तो जब भी कुंडली को आप एनालाइज करें, किसी भी कुंडली को एनालाइज करें, तो उस पर्सन के बारे में आपको उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बगैर उसके नहीं करना है। और उसकी मैं दूसरी वजह तीसरे पॉइंट में बता रहा हूं क्यों हमें उसका बैकग्राउंड और सारा कुछ लेना है। थर्ड पॉइंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि, और ये मैं आपको सबको बता देता हूं कि ये जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं, आप इनमें से किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेंगे। आपको यदि प्रेडिक्शन एक्चुअल में सीखनी है तो ये सभी उसका इसेंशियल पार्ट है, और बगैर इसके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। थर्ड वन है, ट्राई टू वेरीफाई सम इवेंट्स यूजिंग डिविजनल चार्ट टू कंफर्म टाइम ऑफ बर्थ। हमारे पास कोई भी नेटिव आया और यदि उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुके हैं, लाइक उसकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, कुछ एजुकेशन हो चुकी है, कुछ नौकरी लग चुकी है, तो आप डिविजनल चार्ट में जाकर, कंसर्न डिविजनल चार्ट में जाकर उन इवेंट को वेरीफाई करने की ट्राई जरूर करें। उससे क्या होगा कि हम उसके जो वो बर्थ टाइम बता रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो हमें ये पता होगा कि ये जिसकी हम कुंडली में, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल बोल रहा हूं कि उसके इवेंट को जो कुंडली वो आपके पास लेकर आया है, तो वो कुंडली सही भी लेकर आया है कि नहीं, उसको खुद भी अपना टाइम सही पता है नहीं, या उसके जो इवेंट लाइफ के हुए हैं वो उसकी कुंडली से मैच होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको जरूर देखना है डिविजनल चार्ट में। और बाय द वे मैच नहीं हो रहे, अब क्या करेंगे हम? तो मैच नहीं हो रहे तो आप केवल उस कंसर्न डिविजनल चार्ट पर फोकस करें और थोड़ा बहुत टाइम 2-4 मिनट आगे पीछे करके देखें। यदि मैच हो जाते हैं तो आप 2-4 मिनट उसको आगे पीछे कर लें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे किसी की उसने मैरिज की टाइमिंग्स दी आपको, या उसके संतान हुई उसकी टाइमिंग्स दी, और आप देख रहे हो कि सप्तांश चार्ट में वो होती नजर नहीं आ रही किसी भी तरीके से, तब आप क्या करोगे? उसके टाइम को 4-5-10 मिनट आगे या पीछे करोगे तो वो इवेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। फिर आप और एक आध इवेंट नवांश चार्ट में भी देख सकते हो उस टाइम के हिसाब से। तो इस तरीके से आप एडजस्ट करने की कोशिश हमेशा करें। जो भी यदि उसके लाइफ में कोई इवेंट हुए ही नहीं है, तब ये भी आप देख सकते हो कि कोई बॉय है 12-13 साल का, छोटा बहन भाई कब बर्थ हुई थी, या और कोई भी इवेंट जरूर होता है एक इंसान की लाइफ में, तो उनसे इसे वेरीफाई करने की कोशिश करें यदि आपको सही प्रेडिक्शन देनी है। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से और हम में से बहुत लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, बहुत लोग अपने लिए करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल करते हैं, या दूसरे लोगों को भी जब हम बता रहे हैं। तो पहली चीज, चौथी चीज ये ध्यान रखें, मैंने लिखा है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, प्रेडिक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कुंडली। आप आइडिया लगाने की कोशिश ना करें, उससे कुछ जानकारी निकल जाए और उसे ही निकाल के उसे ही बताने की कोशिश ना करें, वरना आप प्रेडिक्शन सीखोगे नहीं।
उससे तो आप इंप्रेस कर लोगे, उसके बारे में आपको कुछ पता चल गया, अंदाजा लग गया किसी तरीके से, किसी से पता चल गया या उसके मुंह से निकल गई कोई बात और हम उसी को बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हमसे इंप्रेस हो जाए, मगर हमारी प्रेडिक्शन करने की आदत चली जाएगी और हमारी ट्रिक खेलने की आदत आ जाएगी। जैसे ही आपके अंदर ट्रिक खेलने की आदत आई, आप प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए। चाहे आपकी बिल्कुल 100% गलत प्रेडिक्शन जाए, एक भी बात आपको बतानी नहीं आ रही हो, सारी बातें गलत निकल रही हो, पर भी आप प्रेडिक्शन कुंडली देखकर ही करें। उस पर्सन की कोई नॉलेज लेकर, उसकी कोई बात सुनकर प्रेडिक्शन करने की कोशिश ना करें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, प्रेडिक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कुंडली। फिफ्थ वन पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, गेट रेडी टू बी रॉन्ग। गलत होने के लिए तैयार रहें कि हमने जो प्रेडिक्शन दी हुई है वो गलत होगी। आपकी यदि 60 से 70% प्रेडिक्शन भी किसी के बारे में सही निकल आती है, तो मैंने लिखा है अब वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन, जितने भी महान एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, जिनके भी नाम सुने हुए हैं आपने, उनकी भी 60 से 70% से ज्यादा प्रेडिक्शंस करेक्ट नहीं जाती। आप कोई इवेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आपकी यदि वो इवेंट प्रेडिक्शन में 60 टू 70% एक्यूरेसी है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मा या भगवान ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ना ही तो उतना एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ होता कि आपकी सारी प्रेडिक्शंस करेक्ट चली जाएं, ना ही हम उतना एनालिसिस कर सकते, उतना हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं होता, भगवान ने उतना ज्ञान भी नहीं दिया होता कि हम सब चीजों को एक कुंडली के अंदर देख पाए। तो ऑलवेज ये मान के चलिए कि आप 10 लोगों के बारे में कुछ बता रहे हैं, पहले से ही मान के चलिए तो 3-4 लोगों के बारे में बातें गलत जाएंगी, और इस चक्कर में आप मैनिपुलेट करना मत शुरू कर दीजिए कि एक बंदे के बारे में हमने गलत बताया, इसके बाद वो आया था जी आपने तो ये नहीं बताया था, ये नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें, तुमने सुबह नहीं खाया होगा, तुमने शाम को खा लिया होगा, तुमने दोपहर नहीं खाया होगा, तुमने ये खा लिया होगा। आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि ये ऑनेस्ट जितना रहोगे, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस उतना ही एक्यूरेट होना शुरू हो जाएंगी। छठा पॉइंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है, नेवर प्रेडिक्ट अबाउट मुंडेन रिलेटेड मैटर्स। आपने देखा होगा ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम यहां पर सारे एस्ट्रोलॉजर की जो सबसे बड़ी बेइज्जती और सबसे बड़ा अविश्वास जो पैदा कराते हैं, वो टीवी पर जो भेष धारण करके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी मालाएं, कुर्ते, चोगे पहनकर जो आते हैं और वो कह देते हैं ये इंडिया जीतेगा, 400 सीट आएंगी, 550 सीट आएंगी। अब वो क्या है, होता तो वैसा ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तुक्केबाजी कर रहे होते हैं वो बैठकर, और वो उसको प्रेडिक्शन बोलकर सब लोगों के सामने आकर बता देते हैं, और वैसा होता नहीं है। तो हमारी जग ऐसा ही होती है, जना जना हमसे कहता है कि ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी होती है। क्योंकि आपको मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इंडिया में किसी को नहीं आती आज की डेट में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो लास्ट जो थे हरिप्रकाश द्विवेदी जी, वो आज से 40-50 साल पहले भगवान के पास चले गए। उसके बाद ना ही किसी के पास चक्रास हैं जिनके बेस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और एक पुराने टाइम पर, मेरे फादर भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं मुंडेन के काफी, तो पुराने टाइम पर क्या होता था कि एक लिमिटेड एरिया के बारे में उन लोगों को प्रेडिक्शन देनी होती थी, एक राज्य या छोटे से एरिया के बारे में। तो उन्हें वहां की इतनी भौगोलिक या ज्योग्राफिकल नॉलेज होती थी कि वो 80% काम ज्योग्राफिकल नॉलेज होता था, और बाकी 20% केवल वो आपकी कुंडलियों के बेस पर किया करते थे। इसलिए आप में से जो भी यदि मुंडेन के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे रहा है, वो बिल्कुल भी ना दे, और कोई दे रहा है तो उसे माने भी नहीं, मेरी एडवाइस है। तो बाकी आपका अपना खुद का असेसमेंट है, मैंने जो बताना है यहां पर बताया। 7th पॉइंट है, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन नॉट ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिया? ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया कि हम क्या करते हैं कि जब हम एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, जब हमारा ध्यान होता है कि हमें फी मिलेगी, तो हमारा ध्यान सारा इसी बात पे फोकस होता है कि हम इस बंदे से क्या निकलवा लें। तो अब क्या करते हैं, ऐसे केस में हम उसकी कुंडली के अंदर नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। शनि, राहु, केतु तीनों दोस्त हैं एस्ट्रोलॉजर्स के कमाने में। शनि की मां 7.5 है, उसको डरा दो। शनि की महादशा आ गई, डरा दो। राहु आ गया, राहु बैठ गया, 5वें में बैठ गया, दूसरे में बैठ गया, तीसरे में बैठ गया, राहु है, केतु है। और आपको राहु, केतु और शनि को एक्सक्लूड कर देना, अपने दिमाग में रखो मत बिल्कुल भी। राहु, केतु, शनि कुछ भी नहीं करते। हम डिस्कशन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ना शनि कुछ करता है, ना राहु करता है, ना केतु करता है। सारे 9 के 9 प्लेनेट इक्वलेंट हैं, कोई अच्छा नहीं करता, कोई भी बुरा नहीं करता। शुभ और अशुभ ग्रहों का मतलब ही हम गलत लेकर बैठे हुए हैं।
शुभ ग्रह वो होते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अशुभ ग्रह वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी नहीं देते, आपको लेनी पड़ेगी। शुभ ग्रह जल्दी से अपॉर्चुनिटी दे देंगे, अशुभ ग्रह जल्दी से अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। शुभ ग्रह आपके यदि उन्होंने आपको सजा देनी है तो थोड़ी बहुत एक थप्पड़ मार के छोड़ देंगे, अशुभ ग्रह थोड़ा खींच के मारेंगे। तो अशुभ ग्रह का असर थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। अशुभ ग्रह क्या करते हैं, आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे, आपके रिलेटिव्स को इफेक्ट करेंगे। और शुभ ग्रह आपके नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। शुभ ग्रहों ने खराब फल देने तो वो किस पे देंगे, आपके नौकरी पे देंगे। शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, आपकी नौकरी को खराब करेंगे, आपका वेल्थ को खराब करेंगे। जबकि अशुभ ग्रह आपके शरीर के अंदर चोट लगा देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे। तो दोनों के डिपार्टमेंट अलग हैं, बाकी दोनों के फल देने में कोई वो डिफरेंस नहीं है। शुभ ग्रह जिन्हें बोलते हैं वो भी आपको बर्बाद कर सकते हैं, और अशुभ ग्रह जिन्हें बोलते हैं वो भी आपको आबाद कर देते हैं। आपको जो भी वेल्थ वगैरह एक्सट्रीम लेवल पे मिलती है वो कभी शुभ ग्रह नहीं दे पाते, अशुभ ग्रह दे पाते हैं। इसलिए आप कुंडली के अंदर नेगेटिव चीजों को नहीं देखें। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एक ग्रह के दो तरीके के कार्यकत्व होते हैं। चाहे वो मैलिफिक लॉर्ड है तभी भी उसके अपने कार्यकत्व हैं, उनके फल वो देगा। जिन भावों के कारक है उनके फल वो देगा। इसलिए अपना माइंड सेट बनाकर ना चलें। अशुभ ग्रह किताबों में लिख दिया गया है, हमें पढ़ा दिया गया है, तो उससे हम ऐसा सोचते हैं जैसे कोई राक्षस आ रहा है। वो राक्षस नहीं है, वो वैसा ही है जैसे गुरु है वैसा ही मंगल है, जैसा शुक्र है वैसा ही शनि है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आपकी कुंडलियों के हिसाब से बदल जाएगा, केवल दोनों के फलों में फर्क है। जो शुभ ग्रह है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को आप माइंड में बिठा लें, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारी जो मिथ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या जो हम लोगों ने जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों ने हमारे कानों में भर दिया है कि ये अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह कोई नहीं होता, वो अशुभ और शुभ इस तरीके से क्लासीफाई है जो आपके शारीरिक और रिश्तों में जो रिश्तों के खराब फल देने की जिम्मेवारी जिन्हें दी हुई है, वो उन्हें हम अशुभ फल बोलते हैं। और जिनको आपके नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस, आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे, बुद्धि वगैरह, इन चीजों को खराब करने, अच्छे करने की जिम्मेवारी दी हुई है, उन्हें हम एक्चुअली शुभ ग्रह बोल देते हैं। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। शुभ इसलिए है, वो शारीरिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब शरीर ही था, वेल्थ तो कुछ मानी ही नहीं जाती थी। उस टाइम पर पेट भरने के लिए इंसान कमाता था, बाकी और किसी काम के लिए नहीं कमाता था। तो अब इनका मीनिंग चेंज हो चुका है। तो ऑलवेज नेगेटिव आप ढूंढे ही ना। कोई भी आया मेरे पास मैरिज के लिए, उसके कितने भी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, जो आप मैरिज, टाइमिंग ऑफ मैरिज में मेरी ज्वाइन कर रखी होगी, जिन्हें उन्हें सब पता है कि मैं 10 में से एक भी चीज पॉजिटिव होता है तो मैं कहता हूं कि मैरिज होगी। सारी चीज नेगेटिव है, तभी भी उसका आप पॉजिटिव साइड ढूंढिए। उसको ये नहीं कि वो उसने हमारे पास कुंडली भेज दी और हमने उसको क्या कहना शुरू कर दिया, तेरी तो हो ही नहीं सकती। शनि बैठ गया 7वें भाव को देख रहा है, अब शादी तो हो ही नहीं सकती जी। मंगल ने 7वें भाव को देख लिया है। अब ये इस तरीके का हमारा बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी ईश्वर ने देना है वो बगैर हम पॉजिटिव होंगे और सही चीजें बता रहे होंगे तभी भी होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि सभी की कुंडली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती बिल्कुल भी। एक इंसान की लाइफ में बहुत सारा समय अच्छा जाता है और सभी की लाइफ में थोड़ा बहुत समय खराब भी जाता है, इसलिए हमें पॉजिटिव देखना है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूंगा मैं, नेवर कमिट एनी रेमेडीज। इस चीज का आप ध्यान रखें। कमिट वर्ड मैंने क्या लिखा है, आप जो भी उपाय बता रहे हैं बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा वो खुद पूछेगा, नहीं भी बताएंगे तो, मगर कमिट मत करिए। जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब पर चैनल्स देखते हो जो आपके वो केपी या भृगुनंदी नाड़ी के गारंटेड ऐसा हो जाएगा। अरे कोई इंसान गारंटेड कुछ नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखें। कोई रेमेडीज गारंटेड नहीं है। वो रेमेडीज गारंटेड होगा तो सबसे पहले हम अपने ऊपर करेंगे। एक भी रेमेडीज गारंटेड नहीं होती। जो भी जितनी भी रेमेडीज होती है, हमारे पूर्व जन्म कर्मों की सजा हम भोग रहे हैं यहाँ पर। और पूर्व जन्म कर्म आपके 3 तरीके के होते हैं। एक कर्म वो है जिनका कोई समाधान नहीं है, आपको सजा हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। एक कर्म वो है जिनकी सजा को पेंडिंग कर सकते हैं। अभी हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, भगवान खुश हो गए तो वो कहेंगे चल ठीक है, अब अगले जन्म में दे देंगे तुझे, आज से 25 साल बाद सजा तो मिलेगी। एक वो है कर्म जिनकी सजा हम भोगेंगे मगर हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे मान के चलिए कि वो वाले कर्म है कि हमें बीमार हो गए
और हॉस्पिटल में हमें बहुत दर्द हो रहा है, उसने अनकॉन्शियस करके बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, तो अब हमें महसूस नहीं हो रहा, मगर सजा तो हम भोग ही रहे ना, अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। इसलिए रेमेडीज में जो 3 तरीके की आपके कर्म है और तीनों तरीके की कर्मों की किसी ने कोई रेमेडी बनाई नहीं है, और इसलिए आप कभी भी रेमेडीज में गारंटेड वर्ड ना लिखें। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेमेडीज ना बताएं। तो मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वो लिखा है नेवर कमिट रेमेडीज, और रेमेडीज रेयरली वर्क, कभी कभार वर्क करती है और नहीं करती ज्यादातर। और थर्ड जो लिखा है, ट्राई टू सजेस्ट प्रेयर्स एंड मंत्र बेस्ड रेमेडीज, प्रेयर की रेमेडीज बताएं और मंत्रों की रेमेडीज बताएं, उससे वो रेमेडी काम नहीं भी करेगी तो उस बंदे को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दिमाग के अंदर ये संतुष्टि मिलेगी कि मैं ये चीज कर पा रहा हूं और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेवर प्रेडिक्ट इन असर्टिव मैनर, ऑलवेज कम्युनिकेट इन प्रोबेबिलिटी टर्म्स। असर्टिव मैनर में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें आ जाता है, तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, गारंटेड तेरा ये काम इस टाइम पर होगा, तो इसको हम असर्टिव मैनर बोलते हैं। आपने कभी भी कोई असर्टिव मैनर में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देनी है, और ऑलवेज जब भी आपको प्रेडिक्शन देनी है प्रोबेबिलिटी टर्म्स में देनी है। ऐसा देनी है कि मैंने टाइमिंग ऑफ मैरिज निकाली, तो मैं यदि किसी को कह दूं ये तुम्हारी तो 8 दिसंबर को पक्का शादी हो जाएगी, तो मैं तो गलत ही प्रूव होऊंगा। मुझे कहना है कि आपकी मैरिज होने की जो संभावनाएं हैं वो दिसंबर मंथ में है। अब संभावना वर्ड में ये हो जाता है कि आप एक छोटा सा एरिया छोड़ रहे हो कि उसको भी आप ये बता रहे हो कि आपकी संभावना है, तो वो श्योर नहीं होगा, उसको भी थोड़ा सा अनश्योर रखना है, हमें भी थोड़ा सा अनश्योर होना है, क्योंकि बिल्कुल 100% एक्यूरेटली कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता, अंदाजा ही है, क्योंकि ग्रहों की एक एक डिग्री का हमारी प्रेडिक्शन पे असर पड़ता है, उनके एक एक मूवमेंट का असर पड़ता है। डिविजनल चार्ट केवल हम D9 देख लेते हैं, सभी डिविजनल चार्टों में वो प्लेनेट किस भाव में गया उसका भी असर पड़ता है। इसलिए पूरी तरीके से आपको कभी भी कमिट नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट और 10th और लास्ट पॉइंट जो आप बहुत सारे लोगों पे अप्लाई होगा, अवॉइड एनालाइजिंग कुंडली ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार जनों की कुंडलियों पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। आप अपने परिवारजनों की कुंडली जब भी देखोगे, आपको उसके अंदर एक तो बायस्ड होगे, आपको सारी चीजें पता होंगी पहले से ही। दूसरा, आप पॉजिटिव थिंग्स को देखोगे ही नहीं, आप उसके अंदर केवल नेगेटिव पॉइंट को ढूंढोगे और वो नेगेटिव पॉइंट आपको ट्रबल करते रहेंगे, तो आप अपने लिए एक मेंटल बीमारी लेकर चल रहे हो। यदि परिवारजनों की कुंडली देख रहे हो, आज देखोगे, इसके बाद 5 दिन बाद फिर देखोगे, फिर कुछ नेगेटिव नजर आ जाएगा, उससे फिर परेशान रहोगे 2 दिन तक, फिर 10 दिन बाद कुछ देखोगे। इसलिए आप अपने परिवारजनों की कुंडली को मत देखिए। उसका मैं एक दूसरा रीजन बता देता हूं। आप कर क्या लोगे कुंडली देखकर? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मेरी कुंडली देखकर क्या कर लूंगा? मेरे साथ जो होना है प्रारब्ध पे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और आप यदि आपने कुछ करना है तो अपने कर्मों पे काम करो। और यहां पे अब मैं एक लास्ट और पॉइंट बोल देता हूं, ये KN राव सर का सूत्र है, क्योंकि मैंने एक रेमेडीज वर्ड बोला था, तो KN राव सर जो रेमेडीज बताते हैं, मुझे मैं एक बाबा को फॉलो करता हूं, वो भी ये रेमेडीज बताते हैं, मुझे मेरे फादर को फॉलो करता हूं, वो भी ये रेमेडीज बताते हैं कि आपकी केवल जो रेमेडी काम करती है, आप यदि परेशानी आपको हो रही है तो अपने कर्मों पर काम करें, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ये देखें आप, बजाय और सारी रेमेडीज को ढूंढने के। और सभी रेमेडीज में सबसे महान और एकमात्र रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ होना है तो हो जाएगा, और नहीं होना है तो आप कुछ भी कर लेंगे तभी भी नहीं होगा। विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई भी रेमेडी नहीं है, वो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, और ही इज द हेड ऑफ ऑल यूनिवर्स। सब देवी देवताओं के, सब इंडिविजुअल देवी देवताओं की कोई करने की जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। तो आप सुप्रीम पावर की प्रेयर करें, और साथ ही साथ आप अपने कर्मों पर काम करें। कर्मों का मतलब ये होता है, छोटी छोटी हम गलतियां करते रहते हैं। कोई मजदूर क्लास है, उसको हड़का देंगे, रिक्शे वाले को हड़का देंगे, गर्मी में बेचारा बैठ के आ रहा है, वैसे कहीं पे हम कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, मगर उसको देने की बारी आएगी
तो उसको हम बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। उसको लिबरली भी आप दे सकते हो, 2 4 5 रुपए, तो भी अच्छा है, वो आपको दुआएं देगा, क्योंकि वो वर्क करके ले रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। तो ऐसी जगहों पर आप अपनी दरिया दिली थोड़ा दिखाएं, बजाय बाकी चीज़ों पे वो करने के। तो ये मैंने कुछ एक यहाँ पे पॉइंट बताए हैं। अब और मैं यहाँ पे 3 4 चीज़ें बता रहा हूँ। 3 पॉइंट अप्रोच हमें रखनी है हाउ टू एनालाइज ए कुंडली में। तो आज मैं केवल मोटी मोटी रूपरेखाएं बता रहा हूं, कोई भी मैंने कुंडली एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बताई नहीं है, तो कमिंग क्लासेस में बताएंगे। और ये के.एन. राव सर की अप्रोच है, तो मैंने यहाँ पर कंबाइन किया हुआ है इसमें बी.वी. रमन, के.एन. राव, एक हरिदास बाबा हैं, उनके कॉम्बिनेशंस, और मैं 4 5 लोगों को और काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ किस तरीके से कुंडली एनालिसिस किया जाए। सभी लोगों से मैंने सीखा है, उसका मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया है। हमें 3 पॉइंट अप्रोच रखनी है एनालिसिस ऑफ कुंडली में। इसको बोलते हैं CRF। दिस इज गिवन बाई के.एन. राव सर। सी का मतलब होता है रेफर क्लासिकल बुक्स एंड बुक्स रिटन बाई रिनाउंड ऑथर्स। आप जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे, तो ऐसे ही कोई भी बता रहा है, आपने यूट्यूब चैनल पर देखा, कहीं किसी ने कुछ भी बता दिया, वो कुछ भी बताते हैं, ध्यान रखना आपको वो रेफरेंस जो भी होना चाहिए, या तो क्लासिकल बुक्स में होना चाहिए जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, या कोई बहुत ही रिनाउंड राइटर हो, जिनको आपको पता है कि ये बहुत बड़े राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने अच्छी बुक ली है, वो उन्हीं को रेफर करें, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखें। दूसरा वर्ड है CRF में रोमांस। रोमांस का मतलब यहां पर है कि आप किसी भी चीज को इंटरप्रेट करें देश काल पात्र के हिसाब से, कि पुराने जमाने के हिसाब से आज की डेट में आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपकी कोई भी प्रेडिक्शन सही जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो काल अलग था। तो आज के समय के हिसाब से, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ रोमांस का। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, ज्यादातर आप में से भी और कितने ही एस्ट्रोलॉजरों के पास चले जाओ, सबसे खराब हाउस हैं, और मैं इनको सबसे बेस्ट हाउस मानता हूं आज की डेट में। मैं गलत हो सकता हूं, सारे लोग केवल इन्हीं भावों से जीवित हैं, और इन्हीं भावों की तरफ सबका सारा का सारा फोकस है। मैं बता देता हूं, आप हार्डली आपको कोई आदमी मिलेगा जो डेट नहीं लेता हो। लोन, फ्लैट लेना है, लोन पहले नहीं लेते थे, लोन आज से 20 साल पहले किसी को पता भी नहीं था लोन भी मिलता है क्या। 20 कम बोल गया, चलो 25 साल पहले पता ही नहीं था। मकान बनाना है तो अपने पैसे होंगे तो मकान बनाएगा। आज की डेट में लोन, 6th हाउस, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, माँ बाप की संपत्ति मिल जाए, बहन को भी मिल जाए, भाई को भी मिल जाए, सारा फोकस होता है। ससुराल वालों की प्रॉपर्टी भी मिल जाए, वो भी 2nd हाउस ही है। सारा का सारा फोकस इसी चीज पर है, क्योंकि पहले इनहेरेंट प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा होती नहीं थी, जमीन है तो वो हिस्से बढ़ जाते थे। अब ये होता है 1 2 बच्चे होते हैं तो उनका सारा का सारा ये फोकस जरूर होता है कि उन्हें इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ इस तरीके से सडनली ऐसी चीज गेन हो जाए आपको। और 12वां भाव, जिसे देखो थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ले ली, या तो 12th के बाद ही बाहर चले जाते हैं विदेश में, या फिर क्या करेंगे वो आपका आफ्टर जॉब, वो उनका सारा फोकस ये होता है कि हम कहीं अब्रॉड चले जाएं। तो आपका सारा का सारा फोकस देखिए कहां पर है, 6 8 12 में, 1 5 9 में किसी का फोकस नहीं है। कौन चाहता है 9th हाउस में किसका फोकस है, किसी का फोकस नहीं है। 5th हाउस में किसका फोकस है, लर्निंग जरूर करते हैं, मगर वो लर्निंग बेस्ड 5th हाउस नहीं है, वो 10th हाउस से रिलेटेड लर्निंग है आज की डेट में सारी की सारी। तो किसी टाइम पर जो धर्म त्रिकोण होता था 1 5 9, वो स्ट्रॉन्ग होता था। आज की डेट में जिसे दुस्थान बोलते हैं, वो सुस्थान में बदल चुके हैं। इसलिए आपको देश काल पात्र का ध्यान रखना है। 6 8 12 देखते ही एकदम से वो नहीं हो जाना है कि 6 8 12 हैं तो ये तो खराब ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 8 12 और 11वां भाव आज के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, इसलिए इसको बोलते हैं रोमांस मीन्स इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ क्लासिक्स इन प्रॉपर वे एज पर देश काल पात्र। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। डोंट यूज देम एज इट इज, अप्लाई योर प्रैक्टिकल अप्रोच, ये ध्यान रखना है। और लास्ट है एफ, फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स अप्लाई ए सूत्र ऑन मोर देन 50 चार्ट्स। तो मैं ये इसी पे काम करता रहता हूं डेली, कि कोई भी सूत्राज कहीं से भी मिले आपको। अब क्लासिकल के आप पुराने सूत्राज होंगे, बहुत लोग उनको बताते हैं ये सूत्र इसमें लिखा हुआ है, लगते हैं कहीं भी नहीं है वो, क्योंकि वो उस जमाने में बनाए गए थे। उनमें लिखा होता है कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। 6 8 12 के अंदर वो 6 8 12 में चंद्रमा बैठा हुआ है तो बाल अरिष्ट होगी, बच्चे की मौत हो जाएगी। नहीं होती, आजकल कुछ भी नहीं होता। वो थोड़ा सा बीमार होगा, डॉक्टर बचा लेते हैं।
तो आपको कोई भी जो सूत्र है वो आपको कम से कम 40-50 चार्ट पे लगाना है, और इसके बाद उसे अपना नियम बना लेना है कि ये सूत्र लगता है, और उसे आप उन कुंडलियों पर लगाकर देखें। तो हम जो भी अप्रोच यहाँ पर करेंगे, हाउ टू एनालाइज ए कुंडली, CRF। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो मेनली मैंने बोलने का काम किया है, आपको बताया ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कॉमन सी सामान्य सी बातें जो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन में लेकर चलेंगे, उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा अप्रोच दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं एक कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं नहीं बता पाया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली क्या अप्रोच करेंगे, क्या हमारा यहाँ पर सिलेबस का वो रहेगा। हम इसमें कोई भी कुंडली को आपके पास आ जाती है, तो कुंडली को हम किस तरीके से देखेंगे, कहां से हम स्टार्ट होंगे, और कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है, उस पर हम प्रॉपर वे में वो करेंगे। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके एक नोट्स टाइप तैयार करें। इनिशियली आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, पर एंड में फिर मैं आपको जब कराऊंगा तो आपको लगेगा कुंडली आप आधे घंटे में पूरी की पूरी एनालिसिस कर पाओगे। शुरू में लगेगा हमारी एक एक टॉपिक पर 1 या 2 क्लास होंगी, 6-7 टॉपिक मेन है, तो 1 या 2 क्लास हम लेंगे हर एक टॉपिक पर। तो 1-1 घंटे की 2 क्लास में मैं आपको बताऊंगा, मगर जब आप उसको बाद में लगाओगे तो वो आप 5 मिनट में भी लगा पाओगे, क्योंकि बताने में सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती हैं, जैसे आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है। तो मैं अभी यहाँ प्रेजेंटेशन को इसको एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों से कोई क्वेरीज हैं तो क्वेश्चन हम लेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी अपन को? जी मैडम, मिलेगी पक्का। थैंक यू। योगेश जी सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है बस। जी सर एक तो कंजंक्शन में और जो प्लानिटरी वार है उसमें जो 1 डिग्री वाला इशू है, तो दोनों प्लैनेट्स को मतलब दोनों चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट के मामले में प्लैनेट का? 1 डिग्री से कम है तो उसको आप प्लेनेटरी वॉर मानोगे, 1 डिग्री से निकलते ही वो कन्वेंशन हो गया। नहीं, रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि जो 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम है तो वो आपका जो वो कंजंक्शन नहीं है, प्लेनेटरी वॉर में जो हार गया वो आपके रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा अपने। रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा जिंदगी भर? हाँ, नहीं दे पाएगा, नहीं जिंदगी भर का मतलब उसके लॉर्डशिप वगैरह के रिजल्ट पुअर होंगे, वो हारा हुआ है जो भी। तो जो हारा था वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हाँ, कम तो अगर उसमें सन हारा हुआ है तब भी नहीं, सन तो कंबस्ट भी। सन कंबस्ट कर देता है, तो सन केवल शुक्र के केस में प्रॉब्लम होगी, बाकी केस में नहीं होगी। नहीं, जैसे अगर सन और मून है नहीं तो उसमें 1 डिग्री। वो नहीं, वो मून गया आपका। सन के केस में कंबशन हो जाता है दूसरे ग्रह का, मगर शुक्र सन के साथ आकर बैठ गया तो शुक्र दिग्भ्रमित कर देता है। शुक्र महिला को रिप्रेजेंट करता है और सन राजा को रिप्रेजेंट करता है। तो वो शुक्र एक्चुअली सूर्य को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, सूर्य के लिए भी। बाकी सभी तो सन और मून में अगर प्लैनेटरी वार है और सन अगर हार रहा है तो हम ये कहेंगे कि वॉर नहीं होती। तो सन की प्लैनेटरी वार है ही नहीं, तो इसका मतलब सन अपने रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा, और हार भी रहा है तब भी, और मून अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मून नहीं दे पाएगा। मून तो वैसे भी जब भी सूर्य के साथ कंजक्ट होता है अमावस्या वाले दिन, तो वैसे ही बहुत वीक हो जाता है वो, चाहे वो 10-15 डिग्री पे भी हो सूर्य से, तभी भी बहुत वीक होगा वो। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, आपने जैसे 6, 8, 12 के लिए कहा कि वो आज की डेट में देशपाल कार्ड के हिसाब से अच्छे ग्रह हैं, तो अगर सर हम इसमें ये कहना चाह रहा हूं मैं, मान लीजिए किसी को लोन नहीं लेना, फॉरेन भी नहीं जाना, तब भी उसके लिए हम, अगर उसके ग्रह वहां 6, 8, 12 में बैठे हुए उसको अच्छा मानेंगे हम? नहीं, फिर अब तभी तो कहा है देश काल पात्र, पात्र के हिसाब से एनालाइज करो इसे। ठीक है सर, ठीक है। पात्र नहीं चाहता तो पात्र के हिसाब से करो, कि वो जाना ही नहीं चाहता तो उसको डिजीज देगा, वो उसको आपका ट्रबल्स देगा। 8वां भाव 12वां भाव हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है, मतलब वो दोनों तरीके के सिग्निफिकेशन देखने में। ठीक है, थैंक यू जी। सर एक क्वेश्चन मेरा है जी। मान लो डिग्री लाइन की डिग्री 5 है और शनि उसमें मान लो 20 डिग्री का बैठा हुआ है, तो आपने ऐसे कहा कि उसकी दृष्टि मान्य नहीं होगी, तो क्या अगले दूसरे भाव में उसकी मान्य होगी? नहीं, दूसरे भाव के भी भाव मत से तो 15 डिग्री पे दूर हो गया ना। नहीं, कहीं से दूसरे भाव से कोई दृष्टि नहीं होती सर।
दृष्टि ये मान लो लग्न में बैठा है, उसकी सप्तम में होगी, अष्टम में दृष्टि होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सर। अच्छा अच्छा। जहाँ बैठा है वहीं से दृष्टि देखनी है, रेट्रोगेशन में भी जहाँ है वहीं से देखना है, आगे पीछे किसी भी को नहीं करना है। और दृष्टि भाव चलित में नहीं मानी जाती, दृष्टि जब भी देखनी है वो हमें बर्थ चार्ट से ही देखनी होती है, लग्न से ही देखनी है। बिल्कुल भाव चलित में नहीं मानी जाती। कौशल जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर एक बार 64th नवांश और 85th द्वादशांश को थोड़ा बता दीजिए। 64th नवांशा आपको निकालना आना चाहिए। उसके लिए आप जो D9 चार्ट होता है नवांश, जी उसमें जी चंद्रमा से चौथे भाव को देख लो, चंद्रमा से चौथा भाव, ठीक। उसका लॉर्ड 64th नवांश होता है। ठीक है, अच्छा जो भी राशि पड़ी उसका लॉर्ड हाँ वो 64। 64th नवांश लॉर्ड हो गया। और D3 चार्ट दृष्टिकोण के अंदर 8th लॉर्ड जो भी होगा वो आपका 22nd दृष्टिकोण हो गया। सर्व देशकान का ही बताती है, सर्व देशकान आपने बताया था कुछ। हाँ सर 85th वाला बोला था। हाँ, वो द्वादशांश चार्ट होता है D12, उसमें हाँ। 8th लॉर्ड 8th लॉर्ड। या हाँ सभी के 8th लॉर्ड खराब होते हैं, मान लो आप। जी सर एक बात पूछनी है। एक एक करके मैं हैंड रेज कर रहा हूँ, एक एक को बोलूंगा मैं। रति मैम सर सर्व देशकान के बारे में बता दीजिए थोड़ा। बताइए सर, सर्व दृष्टिकोण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे जब ग्रह होता है, मतलब कर्क लग्न में जो जल तत्व की राशि होती है 4, 8, 12, जी कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इनमें जो कर्क लग्न की में यदि 10 से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट है तो उसको सर्व दृष्टिकोण में माना जाता है। ऐसे ही वृश्चिक में 0 से 20 डिग्री तक, जी और आपका मीन राशि में 0 से वो 20 से 30 डिग्री तक ओके ओके। वो सर्व दृष्टिकोण में माना जाता है। इनकी दशाओं में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको दशा कराऊंगा तब बताऊंगा आपको। जी जी ओके ओके, थैंक यू। रति मैम। मैलिफिक और बेनिफिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल। अगर शनि जो है सप्तम में बैठ करके लगन का स्वामी सप्तम में बैठ के लगन को देख रहा है, इसे हम बेनिफिक मानेंगे या बेनिफिक मानेंगे? शनि लगन का स्वामी होकर के हाँ और सप्तम में बैठा है और लगन को देख भी रहा है। कोई बात नहीं, वो तो मैं कोई भी प्लैनेट अपने भाव को देखता है तो फिर अपने भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है, चाहे वो और फंक्शनल बेनिफिक भी हो गया आपका। जी सर। फंक्शनल बेनिफिक भी है और वो अपने भाव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता कोई भी प्लेनेट। शनि के केस में हालांकि एक्सेप्शन है, हमने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वो एक अलग कहानी है, पर इन जनरल कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो वो उसको बली कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। भार्गव साहब, मुनीश भार्गव जी। सर ये पूछ रहा था कि इसमें जो जैसे योग होते हैं जो आपने बताया गज केसरी योग या डिफरेंट योग, वो हम सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट में स्टडी करेंगे या उसको कब किस उसमें देखेंगे? योग है, प्लेसमेंट है? एक्चुअली जो योग वगैरह है ये हमने कैसे देखना है, कौन सा योग फल देगा या नहीं देगा, तो उस पर हम नेक्स्ट क्लास में सर डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी टेक्निक डेवलप की हुई बीवी रमन सर की टेक्निक है, उसमें मैंने कुछ अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर आगे मैं आपको आज के टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि बीवी रमन सर कुछ अलग कंसेप्ट कंसीडर करते थे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़े डिफरेंट हैं, तो उसके कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊंगा सर। वर्मा जी। सर ये पुष्कर भाव और पुष्कर नवांश जी वो आप कंसीडर करते हैं? नहीं तो नहीं करते हैं सर, वो डिविजनल चार्ट में बात करेंगे उनकी हम। अच्छा डिविजनल चार्ट में जब देखते हैं तब हम उसका थोड़ा सा करेंगे, करते हैं। ठीक है सर। संजू पटेल जी। सर अगर लग्न में बैठा हो और 8th हाउस का भी स्वामी हो और वहां कोई राशि ना हो तो 8th हाउस का रिजल्ट मिलेगा सर? 8th हाउस का स्वामी और राशि ना हो, 8th हाउस में कोई राशि ना, मतलब कोई ग्रह ना बैठा हो, हाँ। ब्लैंक हो और लग्न में बैठा हो। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी है ना, आप माइंड मत करना, अभी हमारा आज की क्लास का डिस्कशन पे बात करो, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होगा। हम कौन कहाँ बैठा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है सर। अभी जो आज हमने डिस्कस किया है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है
एक्चुअली क्या है, आप सब लोगों को सारी चीज़ें आती हैं, तो अभी है ना उसको थोड़ा हम मिक्स इन करेंगे ना तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं जा पाएंगे। जो आप सीखना चाह रहे हो वो वही होगा जो अब तक हुआ है। आप सीखना चाह रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं, अब जैसे मैंने आज 3 चीज़ें जो डिस्कस की हैं छोटी छोटी, कि हम किन किन चीज़ों को कैसे कैसे देखते हैं, वहीं पे हम फोकस करें। मैं सब चीज़ों को बताऊंगा जब हमारा कोर्स एंड होगा, तब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो लेंगे। ओके, थैंक यू। जी बिमला मैम। सर ये भाव मध्य के पास प्लेनेट कितनी डिग्री का अंतर होना चाहिए जो वो इफेक्ट नहीं करेगा? ऐसा है, भाव मध्य के जितना क्लोज हो अच्छा माना जाता है, हर तरीके से बली भी माना जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम कितने दूर होता है, तो वो मान लो कोई मेलेफिक मतलब जितना दूर होता जाएगा कमजोर होता जाएगा, 15 डिग्री दूर हो गया तो बिल्कुल खत्म 9 डिग्री होगा तो सर इफेक्ट करेगा? करेगा, पर भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक सर जो वार इनका होता है तो उसमें कम डिग्री वाला जीतता है ना? हाँ, कम डिग्री वाला जीतता है, उसको प्लेनेट ग्रह युद्ध के अंदर। हाँ जी, थैंक यू सर। जी रेखा मैम। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हमें बताया ना कि आप राशियों के बारे में थोड़ा पढ़े, तो आपकी कोई शायद वीडियो वगैरह भी है उस तरह की, तो मैं ये जानना चाहूंगी। इसी ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा जो चीजें बताई हैं वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बस मैं राशियों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक मीनू मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए कोई 3 प्लैनेट है, मेरे पास एक चार्ट है उसमें 3 प्लैनेट सेम डिग्री पर है, 17 डिग्री पर, शनि राहु शुक्र, वो अलग अलग हाउसेस में है, तो इनका रिजल्ट हम कैसे देखेंगे सेम डिग्री में? का यहाँ पर हम इसमें नहीं कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है। आपके एक्चुअली इनमें हम करते हैं BNN वगैरह में, तो यहाँ पे उतना करते नहीं है, पर ट्रांजिट वगैरह में हम देखते हैं, पर वैसे उसको हम कंजंक्शन नहीं मानते हैं। हाँ, क्योंकि सर एक चार्ट है उसमें 17 डिग्री पर और हैं 3 प्लैनेट। भृगुनंदी नाड़ी में यूज करोगे ना तो वहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं। कंजंक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग। वर्मा सर। बॉस सर, बॉस मैं ये कह रहा था कि प्लेनेटरी वॉर में मार्स तो हमेशा जीतता ही है ना, मंगल। एक्सेप्शन है सर, उसमें भी डिस्प्यूट है। अच्छा, डिस्प्यूटेड है वो मैटर? बिल्कुल डिस्प्यूटेड है सर, कई बुक्स में है, कई बुक्स में नहीं है। तो आप क्या मैं नहीं मानता सर, मैं जो नॉर्मली रूल मानता हूँ डिस्प्यूट वाले, मैं किसी को भी नहीं मानता। अच्छा, तो ये ऐसा है, बहुत सारी बुक्स में रेफर्ड है, इवन MS मेहता में भी रेफर्ड है, पर उसने भी ये लिखा है साथ में कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा सर हार गया ना फिर। माय टर्न इज देयर। हाँ जी सर, बहुत पूछिए सर। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जी जी सर, प्लीज। Between the combination of Saturn and Ketu at the same degree, who will win? सेम डिग्री तो सर नहीं होंगे वो दोनों, क्योंकि Saturn is 15 डिग्री and 14 डिग्री is Ketu। जिसकी भी वो सैटर्न और केतु के केस में सर थोड़ा सा हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्रोच एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम प्लेनेटरी वॉर को नहीं कंसीडर करके चलते। तो what way you will predict such a situation? Because you will have a very different contradiction altogether. यस, इन केसों पे रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होगा कि आपका जो डायरेक्ट प्लेनेट की तरफ आएगा तो वो दे विल अप्रोच ईच अदर। तो इन दैट केस क्या होगा कि सपोज 1 डिग्री का भी डिफरेंस है, वैसे भी हम राहु केतु का कोई कंजंक्शन भी कंसीडर नहीं करते हैं, ना ही एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं, उसका प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं केवल राहु केतु। हाँ, नहीं तो उसको हम कंजक्ट बोलते हैं, ना ही उसको एक तरीके से हम एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं इन दोनों का। ये जहाँ पे भी है आप ये मान के चलो कि वो केतु विल इन्फ्लुएंस द सैटर्न, केतु ऑलवेज सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, आप ये मान के चलिए सर, एज पर इट्स सिग्निफिकेशन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन पूछूं या बाद में? नहीं, पूछिए सर, पूछिए। हाँ, वाइल प्रेडिक्टिंग अपन जैसा मान लो अपन कोई भी हॉरोस्कोप लिए तो अपन एस्पेक्ट देख रहे हैं, और वही अगर अपन जमीनी से देखे तो उसमें अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया तो क्या करें?
पाराशरी को मान लीजिए सर, जेमिनी के बारे में बहुत कम मालूम है। नहीं सर, मैं बहुत सिंपल ले रहा था कि कोई हॉरोस्कोप में 7th लॉर्ड मर्क्यूरी है, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, आप पाराशरी में बोलेंगे फैंटास्टिक है, पर वो 7th लॉर्ड जीके है मर्क्यूरी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हु विल प्रिवेल? अब उसमें सर ओवरऑल चार्ट की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, किस क्राइटेरिया से उसको एनालाइज कर रहे हैं? जैसे हम सपोज पाराशरी से देख रहे हैं तो हम जेमिनी का एस्पेक्ट क्यों देखेंगे, और जेमिनी से देख रहे हैं तो पूरा जेमिनी देखना पड़ेगा, फिर उनके कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हो सकता है उसको आत्मकारक एम के वगैरह भी एस्पेक्ट कर रहा हो, तब उसके से कॉम्बिनेशंस अलग हैं जेमिनी के बिल्कुल ही। केवल हम जीके के एस्पेक्ट के बेस पर उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल सकते सर। नहीं क्या? हाँ, वो हो सकता है जीके डॉक्टर बना दे उसको। ओके, जीके के पॉजिटिव भी वो है और नेगेटिव भी है, दोनों जीके के। सर एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर आपने जैसे बताया ना, शनि अगर लगन की डिग्री से दूर है तो उसकी डिग्री, उसकी दृष्टि उतनी इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, तो उसकी 3वीं और 7वीं और 10वीं दृष्टि उतनी असरदार नहीं होंगी अगर वो लगन से दूर है तो? कोई भी नहीं होंगी। नहीं होंगी? नहीं। अच्छा ठीक है, ये मैं सोच रही थी। लगन में बैठा है 20 डिग्री का और लगन है 6 डिग्री का, तो उसकी 3वीं 7वीं और 10वीं दृष्टि असरदार हम इफेक्टिव हो जाएंगी। विजय सर, विजय सर, तो आई हैव नो अदर क्वेश्चंस। कोई है क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं क्लास। जी सर। नमस्कार सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।